नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब इंश्योरेंस के पैसों के लिए बेटों ने की पिता को मारने की साजिश, तो मजबूरन माँ को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ा और अपनी औलाद को भी सबक सिखाना पड़ा। माँ ने अपनी औलाद को ऐसा सबक सिखाया कि उन्हें दिन में तारे दिखाई दे गए। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया उस माँ ने अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए। आज कावेरी जी का करवा चौथ का व्रत था। नई साड़ी पहने 16 श्रृंगार किए कावेरी जी अपने पति विजय शंकर जी का इंतज़ार कर रही थीं। दोनों बहुएं भी तैयार होकर नीचे आ चुकी थीं। उधर कावेरी जी खिड़की से बाहर झांक झांक कर देखे जा रही थीं कि तभी उन्हें चांद दिखाई दिया। अब कावेरी जी मन ही मन बुदबुदाईं, अब तो चांद भी निकल आया, लेकिन खुद का बिल्कुल भी अता पता ही नहीं है। न जाने कहाँ चले जाते हैं बिना बताए। वह यह सब सोच ही रही थीं कि दोनों बहू और बेटे नीचे आए तो कावेरी जी ने उनसे पूछा कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, तुम्हें पता है क्या? तब दोनों बेटे और बहुओं ने नाव में सिर हिलाते हुए कहा, हमें तो नहीं पता कहाँ गए हैं पिताजी। कि तभी दरवाजे की बेल बजी। दरवाजे की बेल को सुनकर के कावेरी जी बोली, लगता है तुम्हारे पिताजी आ गए। और वह दरवाज़ा खोलने के लिए भागी। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उन्हें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसने पूछा कि क्या विजय शर्मा जी का घर यहीं है? कावेरी जी ने हाँ में गर्दन को हिलाते हुए कहा, जी हाँ, यहीं है, लेकिन आप कौन हैं? कि तभी उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर कावेरी जी वहीं के वहीं बेहोश हो गईं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। सुबह का समय था और तब कावेरी जी अपने मंदिर में बैठकर घर में पूजा कर रही थीं कि छोटी बहू सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई तो कावेरी जी ने उसको आवाज़ लगाते हुए कहा, छोटी बहू, बेटा गौरव को नाश्ता करवा देना। मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है और पूजा करने के बाद मैं तुम्हारे बाबूजी को नाश्ता करवा दूंगी। वैसे भी हम लोग तो आज नाश्ता करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों का तो आज करवा चौथ का व्रत है ना। छोटी बहू ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और वहाँ से चली गई। कि तभी घर की डोरबेल बजी तो कावेरी जी ने अपनी बड़ी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा, बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। जब उधर से कोई आवाज़ नहीं आई तो कावेरी जी ने वही बात दोबारा से दोहराई कि उनकी बड़ी बहू अंदर से गुस्से में भरी हुई और चिल्लाती हुई बाहर आई और बोली, बहरी नहीं हूँ मैं, सुनाई देता है मुझे। जो इतना चिल्ला रही हो आप, उतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? जब देखो तब शोर मचाती ही रहती हैं आप। और इतना कहते हुए बड़ी बहू कनक वहाँ से चली गई। 2 मिनट बाद बहू आई तो बोली कि कोरियर वाला आया था और इतना कहकर बड़ी बहू कनक अपने कमरे में चली गई और कावेरी जी भी उठकर रसोई में काम करने के लिए चली गईं। कावेरी जी काम कर ही रही थीं कि उनके पति बाहर से उनको आवाज़ लगाते हुए आए और बोले, अरे कावेरी, सुनती हो क्या? कहाँ हो? अरे भाई, कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, कम से कम जवाब तो दे दो। अपने पति विजय शर्मा जी की आवाज़ सुनकर कावेरी जी रसोई से बाहर झांकती हुई बोलीं, आ गए आप? कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, नाश्ता भी नहीं करके गए। हाथ में नाश्ते की थाल लिए रसोई से बाहर आती हुई कावेरी जी बड़बड़ाई जा रही थीं, कितनी बार मना किया है आपसे कि भूखे पेट बाहर मत जाया कीजिए। चलिए आइए और चुपचाप से बैठ कर के नाश्ता कीजिए। अरे भाग्यवान,
यह नाश्ता वास्ता मैं तभी करूँगा जब शाम को तुम अपनी करवा चौथ का व्रत खोलोगी, तब तुम्हारे साथ ही मैं कुछ खाऊंगा। लेकिन आप समझते क्यों नहीं हैं? अब आपकी वह उम्र नहीं रही है कि आप मेरे साथ भूखे रह सकें, पहले की तरह मेरे लिए भी करवा चौथ का व्रत रख सकें। अब आप थोड़ा सा तो खा लीजिए। तब विजय जी उनके हाथ से खाने की प्लेट लेते हुए बोले, इसको यहाँ रखो और आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, जल्दी चलो। और इतना कहकर नाश्ते की प्लेट टेबल पर रख कर विजय जी कावेरी जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गए। उधर उनके दोनों बेटे और बड़ी बहू आपस में बातचीत करने में लगे हुए थे। बड़ा बेटा हाथ में कागज़ लिए हुए चला जा रहा था और कह रहा था, पता है मुझे, पैसों की वजह से इस बार भी मेरा लोन नहीं मिलेगा मुझे। कि तभी छोटा बेटा भी बोला, भैया पैसों की वजह से तो मेरा खुद का प्रमोशन भी अभी तक अटका हुआ है। कावेरी जी की बड़ी बहू कनक तभी बोली, छोटी मोटी रकम होती तो मैं अपने मायके से ले आती, बात भी पूरे 50 लाख की है। तभी उनका छोटा बेटा बोला, मुझे भी अपने प्रमोशन के लिए 30 लाख रुपए की ज़रूरत है भैया, मैं कहूँ तो आखिर किससे कहूँ। अब उन तीनों की बातें पीछे से छोटी बहू सुन रही थी। वह वहाँ आकर बोली, एक बात बताइए, पिताजी ने अपने पूरे जीवन में इतना कुछ कमाया है, सारा पैसा इन्होंने कहाँ उड़ा दिया? जाकर उनसे बात तो कीजिए, कुछ पूछिए तो सही। उधर विजय जी अपनी पत्नी कावेरी जी के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उनके लिए सारे श्रृंगार का सामान लेकर आए थे, जिसको जब उन्होंने कावेरी जी के हाथ में दिया तो वह उसे देखकर फूली ही नहीं समा रही थीं। बहुत सुंदर साड़ी लेकर आए हैं आप मेरे लिए, और इस बार आपको क्या हो गया है जो आप मेरे लिए इतना सारा सामान लेकर आ गए हैं? अरे कावेरी, ज़िंदगी में कुछ दिन तो बचे ही हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए। अच्छा, यह सब बातें छोड़ो, तुम यह बताओ, तुम्हें सारी चीज़ें पसंद तो आई ना? तो कावेरी जी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे यह सारी चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। अच्छा, तो कावेरी एक बात बताओ, यह गौरव और समीर सुबह से कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहाँ गए हैं दोनों भाई? तब कावेरी जी ने अपने पति से कहा, यहीं होंगे। एक बात कहूँ मैं आपसे, वह दोनों भी आजकल बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगे हैं। यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ कावेरी, लेकिन मैं क्या करूँ? दो नौकरी मिली थी समीर को, एक से एक बढ़िया, लेकिन उसने एक भी नौकरी नहीं की, अपना बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। और तुम तो जानती ही हो कि अपनी नौकरी में बच्चों को इतना पढ़ाना लिखाना इतना ही हो पाया था। अब मैं उसे कहाँ से पैसे ला कर दे दूँ? मैं खुद इन सब चीज़ों को सोचकर बहुत परेशान रहता हूँ कावेरी। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? और इतना कहकर विजय जी फूट फूट कर रोने लगे। कावेरी जी ने जैसे तैसे उन्हें सांत्वना दी। अब विजय जी उठकर घूमते फिरते बाहर बरामदे की तरफ आए तो बड़ी बहू वहाँ पर खड़ी हुई थी। तब विजय जी ने उससे कहा, अरे बहू बेटा, क्या हो गया? यहाँ क्यों खड़ी हो? शाम का समय हो गया है, जाकर तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में चांद निकल आएगा। तब बहू बोली, इंतज़ार कर रही हूँ उनका। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहूँ मैं आपसे, यह जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। विजय जी ने चौंकते हुए कहा, मेरी वजह से? क्या मेरी वजह से हो रहा है बहू? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया?
अरे आपकी वजह से बैंक लोन के लिए आज दर दर भटक रहे हैं वह, और आप कह रहे हैं कि आपने क्या किया। कि तभी पीछे से उनका छोटा बेटा भी आकर बोला, भाभी सही कह रही हैं पिताजी, मैंने आज भी नौकरी जहाँ से शुरू की थी मैं वहाँ का वहीं पर अटका हुआ हूँ। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं पैसे देकर अपना प्रमोशन करवा दूँ। पीछे से छोटी बहू बोली, एक बात बताइए पिताजी, वह गांव की ज़मीन आपने किस लिए रख रखी है? यहाँ बेटे इतने परेशान हैं और आपको उस ज़मीन की पड़ी है, उस ज़मीन को बेच क्यों नहीं देते हो आप? कि तभी विजय जी बोले, उस ज़मीन को बेचकर क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? थोड़े से पैसों के लिए अपने पुरखों की ज़मीन और जायदाद, उनकी निशानी को मैं बेच दूं? कि तभी छोटा बेटा फिर से बोला, वैसे भी आपने किया ही क्या है हमारे लिए? बेटे की इतनी बात सुनकर विजय जी बोले, किया क्या है? तुम दोनों के लिए। अरे अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी तुम दोनों भाइयों को पढ़ाने लिखाने में और इस काबिल बनाने में लगा दी मैंने, और तुम कह रहे हो कि किया ही क्या है मैंने? मैं तो सोच रहा था कि यही मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मैंने अपने बच्चों को आज इस काबिल बना दिया। विजय जी इतना ही कह पाए थे कि पीछे से उनका बड़ा बेटा समीर आया और बोला, किस बात की जीत पिताजी? जीत नहीं, यह आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है। यह लीजिए। हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा थमाता हुआ बोला, मेरा लोन इस बार भी रिजेक्ट हो गया और यह सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। दोनों बहू बेटे जी भर कर विजय जी को कोसने लगे और उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चले गए। विजय जी का मन बहुत दुखी हो गया। मन ही मन वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अचानक से उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और अपने जीवन बीमा वाले एजेंट को फ़ोन करके उसे पूछने लगे कि क्या मेरी जो वो जीवन बीमा पॉलिसी है उन पर लोन मिल सकता है। तब उस एजेंट ने कहा, जी बिल्कुल लोन मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। तब विजय जी बोले, ठीक है तो मैं आपसे आकर आपके ऑफ़िस में मिलता हूँ। और इतना कहकर वह वहाँ से उस एजेंट के ऑफ़िस के लिए निकल गए। इधर कावेरी जी विजय जी की दी हुई नई साड़ी पहनकर तैयार होकर उन्हें आवाज़ लगाई जा रही थी। फिर मन ही मन बुदबुदाई, न जाने कहाँ चले जाते हैं यह भी। कोई बात नहीं, जब आ जाएंगे तब दिखाऊंगी कि उनकी दी हुई साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। कि तभी घर की डोरबेल बजी और जब कावेरी जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक पुलिस वाला खड़ा था, जिसने उन्हें बताया कि पुल के पास आज किसी विजय शर्मा जी का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया और वह स्कूटर के साथ नदी में जा गिरे। पुलिस उनको तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिल पाई है। बस इतना सुनते ही कावेरी जी दहाड़ दहाड़ कर रोने लगीं और बेहोश हो गईं। विजय जी के बहू और बेटे भी यह सुनकर चौंक गए। 2 दिन बीत चुके थे और विजय शर्मा जी का कोई अता पता नहीं था। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर का फ़ोन आया और उसने विजय शर्मा जी के बेटे और उनकी पत्नी को एक शव के मिलने पर उसकी शिनाख्त के लिए बुलाया। कावेरी जी के बड़े बेटे समीर ने जाकर उस शव की शिनाख्त कर दी और कहा कि यह मेरे पिताजी ही हैं। विजय जी की मौत के बाद घर का माहौल कुछ दुख में था, लेकिन सबसे बुरा हाल कावेरी जी का था। बाकी दोनों बहू और बेटों पर कोई ख़ास ज़्यादा असर नहीं था। विजय जी की मौत की खबर सुनने के बाद बीमा कंपनी का एजेंट उनके घर आया और उसने कावेरी जी को बताया कि विजय शर्मा जी ने 2 बीमा करवाए थे, जिनमें से एक का क्लेम 75 लाख रुपए का चेक वह कावेरी जी को इस समय देकर चला गया और फिर बाकी के 25 लाख रुपए कुछ दिन बाद देने को कहकर वह चला गया। कावेरी जी चेक को हाथ में लेकर सोच रही थी
कि इतने में बड़े बेटे समीर ने उनके हाथ से चेक पर झपट्टा मारा और बोला, माँ, अब आप आराम कीजिए, इस चेक को मैं संभाल कर रख देता हूँ। 2 दिन बाद कावेरी जी अपने पोते के साथ बाहर बरामदे में बैठी हुई थीं कि तभी उनका बड़ा बेटा समीर रात में एक मिठाई का डिब्बा लेकर आया और आते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, यह लो मिठाई खाओ, क्योंकि मैंने अब अपना एक नया ऑफिस खोल लिया है और परसों उसका उद्घाटन है। तब कावेरी जी बोली, बेटा, कुछ पैसे संभाल कर रख लेते तो आगे काम आते। तब कावेरी जी की बड़ी बहू बोली, पैसे रख लेते, पैसे कहाँ से बच जाएंगे माँ जी, बताना ज़रा। 50 लाख रुपए में उनकी किसी बिजनेसमैन के साथ डील हुई है और 5 लाख रुपए में हम अपने उस नए ऑफिस का उद्घाटन करवाएंगे। उसके बाद 20 लाख रुपए देवर जी के अपने प्रमोशन के लिए भी तो दिए हैं कि तभी छोटा बेटा भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ आया और बोला, माँ, मेरा प्रमोशन हो गया, अब हम बेंगलुरु जाकर रहा करेंगे। कंपनी में मुझे जूनियर मैनेजर से मैनेजर बना दिया है। यह लो मिठाई और मुंह मीठा करो। तब बड़ी बहू बोली, बेंगलुरु? तो अब तुम दोनों बेंगलुरु में रहा करोगे क्या? छोटे बहू और बेटे ने हाँ में गर्दन हिलाई तो बड़ी बहू बोली, अच्छा, अगर तुम दोनों बेंगलुरु में रहोगे तो माँ जी किसके साथ रहेंगी? इस बात पर उन दोनों की बोलती बंद हो गई तो कावेरी जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मेरा क्या है, मैं तो बस इस बात से ही खुश हूँ कि तुम्हारे पिताजी जिए भी तो तुम्हारे लिए और मरे भी तो तुम्हारे लिए। वह अपने जीते जी जो काम ना कर सके, उनकी मौत के बाद जो पैसा मिला उससे तुम दोनों ने अपना वह काम किया जो तुम्हें करना था। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगी। इतना कहकर कावेरी जी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं और उनकी बड़ी बहू कनक मुंह बनाते हुए अपने पति समीर से कहती है, समीर, तुम्हारी माँ भी ना कितना ड्रामा करती हैं। तब समीर अपनी पत्नी कनक से कहता है कि कोई बात नहीं है, जाने दो अब तुम इनको और कल के खाने की तैयारी करो। कल को मैंने बीमा एजेंट को अपने घर पर खाने पर बुलाया है। सब कुछ अच्छा रहा तो कल 25 लाख हमें फिर मिल जाएगा। और फिर इतना कहकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। उधर बेचारी कावेरी जी विजय जी की तस्वीर के आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर बस रोए जा रही थीं। वह कह रही थीं कि क्यों छोड़कर चले गए हो आप मुझको, अब मैं यहाँ किसके सहारे रहूँगी। शाम हो ही चुकी थी। दोनों भाई अब छत पर खड़े होकर शराब पी रहे थे और छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा था, भैया, न जाने मुझे क्यों इतना डर लग रहा है। कल को बीमा एजेंट आएगा तो कहीं उसके सामने कुछ पोल पट्टी ना खुल जाए और वह ऑटो वाला किसी को कुछ बता ना दे। तब बड़ा भाई बोला, अरे नहीं नहीं, ऑटो वाला यहाँ है ही नहीं। मैंने तो उसे उसी दिन पैसे देकर कह दिया था कि लंबे समय के लिए यहाँ से गायब हो जाना, लेकिन भैया फिर भी मुझे डर लग रहा है। छोटे बेटे ने कहा, कहीं किसी को कुछ शक तो नहीं होगा ना भैया? अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर तो हमें जेल में भी जाना पड़ सकता है ना। तब उसका बड़ा भाई बोला, तू चिंता मत कर, उस दिन जब पापा घर से निकले थे तो मैंने ऑटो वाले को फ़ोन करके बता दिया था कि उसे टक्कर कैसे और किस तरीके से मारनी है, ताकि हम में से किसी पर भी कोई भी शक ना हो। तू बेकार में परेशान हो रहा है, चल अब परेशान मत हो। अगले दिन सुबह दरवाजे की बेल बजी। फिर से जैसे ही बेल बजी, जैसे ही कावेरी जी ने अब गेट खोला तो सामने विजय शर्मा जी खड़े थे। उन्हें एक व्यक्ति साथ लेकर आया था।
बातचीत करने पर पता चला कि विजय जी का एक्सीडेंट होने के बाद वह नदी में गिर गए थे और वह उस आदमी को मिल गए थे। और क्योंकि इतने समय से उन्हें अब कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था, तो जैसे ही उनकी याददाश्त वापस आई, वैसे ही वह व्यक्ति उन्हें लेकर उनके घर पर आ गया। कावेरी जी विजय जी को देखकर फूली ही नहीं समा रही थीं। उन्होंने जल्दी जल्दी से ज़ोर ज़ोर से अपने बेटे और बहुओं को आवाज़ लगानी शुरू की। समीर, गौरव, देखो तो कौन आया है। जैसे ही दोनों भाई नीचे आए, उन्होंने दरवाजे पर खड़े अपने पिता को देखा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह जिंदा कैसे हैं। दोनों बेटे और बहुओं के चेहरे एकदम से उतर गए। तब उनको देखकर विजय जी बोले, क्या हुआ बेटा, तुम लोग मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? तब झूठी हंसी हंसते हुए वे लोग बोले, नहीं नहीं पिताजी, हम बहुत खुश हैं। माँ, आप पिताजी को अंदर लेकर जाइए और आराम करवाइए। जैसे ही वे दोनों अंदर गए तो दोनों भाइयों के मन में अफरा तफरी मच गई। चारों आपस में ही फुसफुसाने लगे। छोटा भाई बोला, भैया, आप तो कह रहे थे कि पिताजी अब कभी वापस नहीं आएंगे। हमने तो उनके बीमा का क्लेम भी ले लिया है और वह तो वापस भी आ गए हैं। अब अगर किसी को कानों कान खबर हो गई कि पिताजी अभी ज़िंदा हैं, तो हमारा जेल जाना तो पक्का ही है। सोचिए, न जाने कितने इल्ज़ाम लगेंगे हम पर, कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी। पहले तो बीमा कंपनी से फ्रॉड करने के जुर्म में, और फिर दूसरा शव की झूठी शिनाख्त करने के जुर्म में, और फिर पुलिस को धोखा देने के जुर्म में, और फिर भैया जितना भी पैसा हमें क्लेम के रूप में मिला था, वह सारा पैसा हम खर्च भी तो कर चुके हैं। अब वह पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? और अगर किसी को भी पता चल गया कि पिताजी ज़िंदा हैं, तो हम क्या करेंगे भैया? तब बड़ा बेटा समीर बोला, तू चुप रहेगा थोड़ी देर? मुझे कुछ सोचने तो दे यार, खामखा में परेशान कर रहा है। कोई सोचने दे, कोई हल सोचने दे मुझे। इस चीज़ का कोई ना कोई हल तो निकलेगा ही। अब रात तो काटने दो कम से कम, आज शाम हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। फ़िलहाल सब अपना हुलिया संभालो और शाम के खाने की तैयारी करो। शाम को बीमा कंपनी का एजेंट चेक देने के लिए आ रहा है। अब जब शाम हुई तो वह एजेंट उनके घर आया। उन्होंने बढ़िया खाना वाना उसे खिलाया और बीमा कंपनी के एजेंट ने चेक निकाल कर बड़े बेटे से कहा, अपनी माताजी को बुला देते तो यह चेक मैं माताजी को दे देता। माताजी, वह दरअसल रात हो गई है ना, तो माँ सो गई होंगी। आप ऐसा कीजिए, यह चेक मुझे ही दे दीजिए। बड़े बेटे समीर ने कहा। तो वह बीमा कंपनी का एजेंट बोला, माफ़ कीजिएगा, यह चेक तो मैं आपकी माताजी को ही दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, आप उन्हें बुला दीजिए। उधर जब बहू अपनी सास को अंदर बुलाने के लिए गई, तो उसकी सास ने विधवा के कपड़े उतार कर बढ़िया साड़ी, हार, मंगलसूत्र सब कुछ पहना हुआ था। उसको देखकर बहू चौंक गई और बाहर आकर अपने पति के कान में बुदबुदाते हुए कहा। तो पति ने उसे दोबारा कुछ कहा और वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, वह एजेंट आपको बुला रहा है, लेकिन बाहर जाने से पहले आपको यह सफ़ेद साड़ी पहननी होगी। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर न जाने क्या सोचकर वह सफ़ेद साड़ी पहनकर बाहर आईं और चेक लेकर अपने बेटे के हाथ में थमाती हुई बोली कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें दिखाने अस्पताल जाना है। अब तो मैं चुप रह गई, लेकिन सुबह मैं ज़रूर उनको लेकर अस्पताल जाऊंगी। तुम जैसी नालायक औलाद का क्या भरोसा। इतना कहकर कावेरी जी अपने कमरे में चली गईं। इधर
उनके बहू बेटे सभी चिंता में डूब चुके थे। अब वह सब आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे कि आगे उन्हें क्या करना है। उधर कावेरी जी बाहर अपने कमरे से पानी लेने के लिए आ ही रही थीं कि उनके बड़े बेटे ने कहा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पिताजी बीमार हैं तो मैं रात को उन्हें अस्पताल ले जाऊंगा और वहीं से उन्हें ट्रेन की पटरी पर रखाऊंगा। उनके पास से सारी चीज़ हटा दूंगा जिससे उनकी पहचान ना हो सके, और इस तरीके से पिताजी भी ख़त्म हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम लोग जेल जाने से भी बच जाएंगे। कि तभी बड़ी बहू बोली, और माँ जी, उनका क्या करेंगे? उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, वरना तो वह सारी पोल खोल देंगी। जब वह ऐसी बातें आपस में कर रहे थे तो कावेरी जी ने उनकी बातें सुन लीं और वह भागकर अपने कमरे में पहुंची और विजय जी को उठाकर घर से बाहर निकालने के लिए दौड़ी कि उन्हें बाहर जाते हुए उनकी छोटी बहू ने देख लिया। पहले तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उससे ना हुआ तो उसने घर में शोर मचा दिया। अब आगे आगे बेचारी कावेरी जी और उनके बीमार पति विजय जी भाग रहे थे और पीछे पीछे उनके बेटे और उनकी बहुएं। विजय जी की तो पहले से ही तबीयत कुछ ख़राब थी तो उनसे ज़्यादा दौड़ा ना गया। कावेरी जी ने उन्हें बहुत हिम्मत दी कि थोड़ी सी दूर पुलिस स्टेशन है, बस हमें वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन जब उनसे बिल्कुल भी ना चला गया तो कावेरी जी उन्हें एक पार्क की छुपी हुई बेंच पर बिठाने के बाद खुद पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थीं। उनके पीछे पीछे उनके दोनों बेटे और बहू भी वहीं पर थे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें विजय जी मिल ही गए। अब छोटा बेटा बोला, भैया, पिताजी तो यहाँ हैं, लेकिन माँ कहाँ गईं? और अब इनका क्या करना है? कि बड़ा बेटा बोला, कुछ नहीं, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही करना है। इनको मार देते हैं और फिर ट्रेन की पटरी के पास फेंक आएंगे। और जैसे ही उसने उन्हें मारने के लिए पत्थर उठाकर उनके सिर पर पटकना चाहा कि इतनी ही देर में कावेरी जी पुलिस के साथ वहां पहुंच चुकी थीं। पुलिस ने दोनों बहुओं और बेटों को हिरासत में ले लिया। इंसान औलाद को जन्म देता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, आबाद कराता है, इस उम्मीद में कि जब वह बूढ़े हो जाएंगे तो औलाद उनकी देखभाल करेगी। लेकिन आजकल की औलाद अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप तक को मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचती। आज कावेरी जी अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रही हैं और उनके बहू और उनके बेटे जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। औलाद को प्यार देना एक अलग बात है, लेकिन अपने लिए भी इंसान को ठोस कदम उठाने चाहिए। कई बार इंसान औलाद के प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वह उनकी सही और गलत हरकतों में फ़र्क करना ही बंद कर देता है। अपने बच्चों की हर एक हरकत उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, उन्हें बेहतर भविष्य देने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम शुरू से ही उन्हें सही और गलत के बीच का फ़र्क समझाएं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें अपनी बातें कैसी लग रही हैं, क्योंकि इंसान जैसा करता है उसे सब सही लगता है। लेकिन यह बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटें, फटकारें, और सिर्फ बचपन में ही नहीं, यदि बड़े होने के बाद भी बच्चे अपना होश व हवास खो बैठें तो यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सुरक्षा करें और दोषियों को सज़ा दिलाएं, फिर चाहे वह दोषी हमारे कोई अपने ही क्यों ना हों। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो मेरी ऑफिशियल मेल आईडी जो आपको अभी दिख रही होगी स्क्रीन पर, आप इस पर हमें अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं ताकि हम उस कहानी को दुनिया को बता सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें जाकर ऊपर डिस्क्रिप्शन में देखकर।